हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। आज हम इस वीडियो में ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो कि कार्बन फैमिली है। ओके, हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स यानी कि बोरोन फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसकी वीडियो भी अपलोड की जा चुकी है। ओके, जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें टोटल 6 ग्रुप हैं, जब हम सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके पीजीटी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल में उसको देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में यानी कि कार्बन फैमिली के बारे में। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सेम है, क्या डिफरेंस है। अगर हम इनके एबेंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एबेंडेंस जो होता है वो होता है सिलिकॉन का, फिर कार्बन है, फिर लेड है, फिर टीन है, फिर जर्मेनियम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक फ्लो नहीं है इनका कि जिसमें ये पाए जाते हो। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है इस ग्रुप में, और सिलिकॉन जो है वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट भी है। ओके, फर्स्ट जैसा कि हमने बताया था कि ऑक्सीजन है, सेकेंड सिलिकॉन है, और थर्ड कौन है? थर्ड एल्यूमिनियम है। ओके, तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, फिर कार्बन, फिर लेड, फिर टीन, फिर जर्मेनियम सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका होता है NS2 यानी कि इनके वैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो कार्बन से लेकर के लेड तक कार्बन से लेकर के लेड तक जो है आयनिक और एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देखें तो यहाँ पे कार्बन से लेकर के टीन तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बट आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो टीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। ओके, क्योंकि एक्सेप्शन सी है जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, 2.5 होती है। फिर है सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग इक्वल होती है। फिर यहाँ पे है लेड जिसकी स्लाइटली अधिक होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन तीनों एलिमेंट्स से। ओके, तो अगर हम सीरीज़ बनाएं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लेड की होती है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यानी कि मेटालिक नेचर। तो इसमें जो कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, जर्मेनियम होता है वो मेटलॉइड होता है, टिन और जो लेड होता है ये दोनों मेटल होते हैं। यानी कि हम जब ग्रुप में कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं, डाउन टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखें तो कैटिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? कैटिनेशन इज टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म चेन्स और रिंग्स। ओके, सेम एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक चेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है कार्बन की, बहुत ही ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और टिन की लगभग इक्वल होती है, और लेड की बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। ठीक है, लाइक कार्बन आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन काफ़ी चेन बनाता है, ब्रांच्ड चेन भी बनाता है, साइक्लिक चेन भी बनाता है, साइक्लिक रिंग भी बनाता है। ठीक है, तो ये होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, एलिमेंट फॉर्म चेन और रिंग्स विद द सेम एटम विथ। अब जैसे कि एक चीज़ और आप यहाँ याद रखेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन से भी ज़्यादा होती है, तो वो एलिमेंट होता है सल्फ़र। सल्फ़र में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी
कार्बन से भी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है कैटिनेशन के बारे में कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट एलिमेंट यानी कि अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड पे डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cc इज़ वेरी लार्ज, इट फॉर्म्स लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन ऑफ Cc और रिंग्स। ओके, बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मूविंग डाउन इन द ग्रुप एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, लाइक सिलिकॉन टू सिलिकॉन, जर्मेनियम टू जर्मेनियम, टीन टू टीन, ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसीलिए इनकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है सल्फर और सल्फर में जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दैट मीन्स कि बॉन्ड एनर्जी एलिमेंट टू एलिमेंट जितनी ज़्यादा होगी उनकी कैटिनेशन पावर भी उतनी ही अधिक होगी। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स इन पीरियोडिक टेबल में भी आप कह सकते हैं कि कार्बन अमंग ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कार्बन हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप, वो होता है डायमंड। डायमंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसकी होती है। ठीक है, उसके बाद से है सिलिकॉन, फिर होता है जर्मेनियम, टिन होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइटली लेड का अधिक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से अधिक होता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिलिकॉन का ज़्यादा होता है, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड होता है। ठीक है, और यही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का भी होता है। बॉन्ड एनर्जी भी जो होती है वो क्या होती है, कार्बन से लेके लेड तक डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इस पे नहीं जाएंगे आप। कार्बन से लेकर के लेड तक जो होती है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये एलिमेंट्स, एक +4 टाइप का और एक +2 टाइप का। तो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स +4 टाइप का शो करेंगे और कौन +2 टाइप का। तो यहाँ पे जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, कार्बन है और सिलिकॉन है, ये दोनों की दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और बाकी जो जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये तीनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जर्मेनियम से लेड की तरफ जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, और जो स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, नीचे जाने पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। दैट मीन्स कि ये जो लेड है वो लेड +4 में न स्टेबल होकर के +2 में ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हमने डिटेल में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है बोरॉन फैमिली में। ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के इसके कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं और वहाँ पे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। ओके, तो बाकी चीज़ें देखते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जर्मेनियम दोनों शो करता है, +4 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। लेकिन अगर आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, +4 या +2, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी लिखी हुई है। ये दोनों लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जर्मेनियम +2 तो शो करता है बट ज़्यादा स्टेबल +4 के स्टेट में होता है। टिन भी +2 और +4 दोनों शो करता है बट +4 के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, बट इन द कंपैरिजन ऑफ जर्मेनियम ये कम स्टेबल होता है। तो ये कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे लेड है, लेड +4 के स्टेट में कम स्टेबल होता है बट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है +2 के स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, +2 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और +4 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो +2 के फॉर्म में लेड ज़्यादा स्टेबल होता है और +4 के फॉर्म में जर्मेनियम ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट मीन्स कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स हैं, जर्मेनियम, टिन, लेड ऐसे कंपाउंड हैं
जो कोवैलेंट कंपाउंड के साथ साथ आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। बट यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि ये जो कार्बन और सिलिकॉन है ये सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स ही बनाते हैं और +4 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि कार्बन जो है कभी कभी C2- का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे ये जर्मीनियम है। जैसा कि हमने बताया जर्मीनियम +2 स्टेट में स्टेबल ज़्यादा नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है। तो ये जल्दी से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जर्मीनियम 4+ में, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं सारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने की। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जैसे कि सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम के पास अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसके पास जैसे कि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 2s2 एंड 2p6 एंड फिर होता है 3s1, ओके 11 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कब, जब ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो सोडियम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है Na+ में। ओके, इसी तरह से क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके आउटर शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करके Cl- में कन्वर्ट हो जाता है और इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स की यही टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करें। ओके, तो यहाँ पे जर्मेनियम भी +2 स्टेट में स्टेबल नहीं है, तो +4 स्टेट में स्टेबल है, तो ईजिली 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और मोर स्टेबल स्टेट Ge4+ बनाता है। ठीक है, तो इस तरह के एलिमेंट जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि यहाँ पे Ge2+ जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिमूव कर दे। ठीक है, तो जर्मीनियम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से Sn2+ भी है। ये Sn2+ भी 2+ के फॉर्म में लेस स्टेबल होगा। ठीक है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो Sn4+ में आ जाएगा, यानी कि मोर स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो Sn2+ भी किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बट अगर हम यहाँ लेड की बात करें तो लेड 4+ स्टेट में है और आपको पता है 4+ स्टेट में इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल होगा तो ये ईजिली क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो करके ये Pb2+ आयन बनाता है और मोर स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Pb4+ है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, Sn2+ और Ge2+ कंपाउंड्स जो हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका ये फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि Pb2+ ही क्यों Pb4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जर्मीनियम या Sn क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली जिनका जर्मीनियम 2+ और Sn2+ का ये लेस स्टेबल फॉर्म है, बट जर्मीनियम 4+ और Sn4+ का ये स्टेबल फॉर्म है। ये जब ये खुद स्टेबल हो चुके हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे तो ये इस स्टेट में 2+ स्टेट में नहीं जाएंगे, ये हमेशा अपने स्टेबल स्टेट में ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए Sn2+ कंपाउंड्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और Pb4+ कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका ये स्टेट जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ PbCl2, SnCl2, SnCl4 एंड PbCl4 विच वन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से ऐसा कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे Sn को ले लेते हैं। Sn4+ मोर स्टेबल देन Sn2+। ठीक है, Sn4+, इसमें ये कौन सा आयन देगा, ये Sn4+ देगा
और ये कौन सा आयन देगा, ये Sn2+ देगा। Sn4+ मोर स्टेबल देन Sn2+। तो Sn2+ जो है, यहाँ Sn2+ क्या है, लेस स्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Sn2+ ही हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी Sl2 ही हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा। अब यहाँ पे PbCl2 है, ठीक है, PbCl2 किस में हो जाएगा, Pb+2 में। अब Pb+2 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। SnCl4 है, Sn+4 के फॉर्म में भी ये स्टेबल है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करेगा, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब Pb+4 है, Pb+4 लेस स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Pb2+ स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है, और Pb4+ में ये ईजिली कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ईजिली कौन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पा रहा है, तो वो है Sn2+। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Sn2+ ही जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी कंपाउंड शो करेंगे वो किस टाइप का कंपाउंड होगा, कोवैलेंट कंपाउंड। और +2 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी कंपाउंड शो करेंगे इन सबसे रिलेटेड, वो कैसे कंपाउंड्स होंगे, वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट है कार्बन टू लेड। कार्बन टू लेड जो है, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स इंक्रीजेस। अभी हमने बताया कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी कार्बन से जब हम लेड की तरफ जाएंगे, तो आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, वो बढ़ती है। नेक्स्ट है फजांस रूल। फजांस रूल से भी ये चीज़ क्लियर होता है। फजांस रूल में भी बताया गया है, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन विल हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कैटायन की साइज जितनी ही छोटी होती है, वो उतना ही इजीली कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, +4 मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा उसकी साइज़ उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +2 है, तो इसमें साइज़ किसकी छोटी है, यहाँ पे +4 वाले की साइज़ छोटी होगी, Pb2+ की बड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। साइज स्मॉल है तो कंपाउंड कैसा बनेगा, कोवैलेंट बनेगा। GeCl4 है, इसमें +4 का स्टेट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप से है, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4। अब इसमें से बताना है मोर कोवैलेंट कंपाउंड कौन होगा। तो सबसे पहले हम इनका आयनिक स्टेट लिख लेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सब में +4 है, यानी कि साइज़ लगभग सबकी सेम है। तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा, फिर हम उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो जर्मीनियम 4+ ज़्यादा स्टेबल है, फिर Sn4+ है, फिर लेड 4+ है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड ये क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा GeCl4 ज़्यादा स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, फिर SnCl4, फिर PbCl4। क्योंकि अभी हमने बताया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो जर्मीनियम ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, फिर Sn बनाएगा, और फिर लेड सबसे लेस स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा, लेड बनाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अगर ये मिक्स्ड टाइप से दे दिया, जैसे GeCl4, PbCl2 और SnCl2 है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिर हम इनका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। तो ये Ge+4 हो जाएगा, फिर Pb+2 हो जाएगा, और यहाँ पे Sn+2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फजांस रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जिसकी साइज सबसे छोटी होगी वो उतना स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, यानी कि GeCl4 जो है सबसे स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। अब Pb2+ और Sn2+ की बात करें तो Sn2+ जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा लेस स्टेबल होता है लेड के कंपैरिजन में। ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है Sn2+। तो फिर यहाँ पे Sn2+ क्या होगा, Sn2+ जो है कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, और फिर PbCl2 जो है वो कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो PbCl2 जो है वो कैसा कंपाउंड बनेगा, मोर स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाएगा। और ये दोनों किस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे,
ये भी आयनिक कंपाउंड बनाएगा बट लेस स्टेबल देन PbCl2। तो यहाँ पे आपसे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। तो जब ये लेस आयनिक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा इन कंपैरिजन टू PbCl2, इसका मतलब है कि ये स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा इन कंपैरिजन टू PbCl2। ठीक है, अगर यही आपसे आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछा होता कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल PbCl2 होता, फिर SnCl2 और GeCl4 होता। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे PbCl4 है, SnCl2 है, या SnCl4 या PbCl2, इन दोनों में से आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स की यानी कार्बन फैमिली की एक टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। ठीक है, तो ये दो टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, पी पाई बॉन्डिंग एंड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल काइंड का बॉन्डिंग है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इससे पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, MCQs में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। ठीक है, सारे वीडियोस MCQs के रिलेटेड अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, आने वाले टाइम में भी वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, तो पहले हम पी पाई बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो पाई बॉन्ड बना है वो किससे बना है, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है कि d ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। जब ये पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होता है, पाई बॉन्ड दो टाइप के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, जब दोनों p ऑर्बिटल ही होंगे तो इसे हम बोलेंगे पी पाई बॉन्डिंग, और अगर एक p ऑर्बिटल होगा और एक d ऑर्बिटल होगा तो इसे हम बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन किसी के भी साथ जो होता है सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग ही बनाता है, ये आप याद रखेंगे। कार्बन के साथ पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बनाएगा सारे इसके पाई बॉन्ड किस कैटेगरी के होंगे, पी पाई बॉन्डिंग के कैटेगरी के होंगे। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी पी पाई ही बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी और सल्फर के साथ भी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दोनों के p ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं और ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब बात करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की। तो यहाँ पे नॉट फॉर्म बाय कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन जो है वो पी पाई डी पाई टाइप का बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सिलिकॉन एंड अदर हेवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बाय यूजिंग d ऑर्बिटल्स। कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट है इसमें वो सारे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। दिस टेंडेंसी इज प्रोमिनेंट फॉर सिलिकॉन लिंकेज टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये है ट्राई मिथाइल सिलेन और ये है ट्राई मिथाइल एमीन। ठीक है, अब इन दोनों में पूछा जाता है, ये ट्राई मिथाइल एमीन है और ये ट्राई सिलाइल एमीन है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन है कार्बन की जगह, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, दूसरा एलिमेंट है सिलिकॉन है। सिर्फ ये एलिमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं आपकी चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल है और यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका क्या है, प्लेनर है, जबकि काइंड ऑफ एलिमेंट सेम ही है। सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन ही है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के पास यहाँ पे नो वैकेंट p ऑर्बिटल एंड नो d ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर क्या होता है, नाइट्रोजन का फ्री होता है, यानी कि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा और एक लोन पेयर, और इनका जो स्ट्रक्चर नंबर आता है वो आता है 4। इसके बेसिस पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 और इसके बेसिस पे जो इनका स्ट्रक्चर आता है वो होता है पिरामिडल। बट यहाँ पे ट्राइसिलाइल अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, बट यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, और ये वैकेंट d ऑर्बिटल जो होता है लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन को यूज़ कर लेता है इन बॉन्डिंग विथ वैकेंट d ऑर्बिटल, और p पाई d पाई टाइप का बॉन्ड
बना लेता है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है, किसी भी सिलिकॉन एलिमेंट के साथ। और ये जो बॉन्ड बनता है वो किस टाइप का बॉन्ड बनता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन का वो फ्री नहीं होता है, वो पार्शियल बॉन्डिंग में यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नंबर आता है 0 लोन पेयर हो जाता है, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर ही रहते हैं, क्योंकि लोन पेयर बॉन्डिंग में यूज़ हो जाता है। तो जो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर नंबर आता है उससे इसका जो हाइब्रिडेशन निकल के आता है वो होता है sp2, और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा प्लेनर, ठीक है। ये अभी आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में, रिसेंट जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ रीज़न इसका यही है कि इस नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वो फ्री नहीं होता है, वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से इनके हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड शोज कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4 एज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, एंड फॉर्मिंग कंपाउंड एज SiF6 GeCl62 माइनस SnCl62 माइनस एंड PbCl62 माइनस, ठीक है। ये सारे नोन है, बट SiCl62 माइनस ये अननोन है, ये वाला कंपाउंड क्यों नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं कोवैलेंसी शो करते हैं 4 से ज़्यादा, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और ये इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं। बट यहाँ पे SiCl62 माइनस जो होता है वो नहीं बनता, ये काइंड ऑफ अननोन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि SiCl6 जो है वो नहीं बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, आप इसको इरेज कर देंगे, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड जो होता है वो कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा शो करते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता है और वो इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं। अब आप यहाँ पे याद रखेंगे कि SiCl62 माइनस टाइप का कंपाउंड नहीं बनता है, SiF6 बनता है बट SiCl6 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि 6 लार्ज क्लोराइड आयन कांट एकोमोडेट अराउंड Si4+ ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ साइज। यहाँ पे F की साइज़ होती है, फ्लोरीन की साइज़ होती है वो छोटी होती है, और वो सिलिकॉन जो है 6 फ्लोरीन एटम के साथ एडजस्ट कर लेता है। बट यहाँ पे सिलिकॉन की साइज़ इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, जो कि यहाँ पे 6 क्लोरीन है, क्लोरीन की साइज़ बड़ी होती है फ्लोरीन से, तो यहाँ पे ये इसका एडजस्टमेंट सिलिकॉन के साथ नहीं हो पाता है और ये इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से SiCl6 टाइप का कंपाउंड नहीं बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि PbI4 टाइप का भी कोई कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक मोनो ऑक्साइड बनता है और डाइऑक्साइड बनता है। मोनो ऑक्साइड MO टाइप का, डाइऑक्साइड MO2 टाइप का, ठीक है। मोनो ऑक्साइड्स देख लेते हैं, ये होता है CO, SiO, GeO, SNO, PbO। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो CO यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है नेचर में, और SiO जो होता है और SiO GeO बेसिक नेचर में होते हैं, बट ये जो SNO और PbO होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। डाइऑक्साइड्स की बात करें तो ये दोनों ऑक्साइड्स, कार्बन का डाइऑक्साइड और सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, दोनों एसिडिक नेचर का होता है। बट यहाँ जर्मेनियम और टिन का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और लेड का जो ऑक्साइड होता है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि जो ये लेड ऑक्साइड होता है, याद रखेंगे लेड ऑक्साइड जो होता है वीकली बेसिक होता है। लेड ऑक्साइड का एक और ऑक्साइड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिसे बोलते हैं Pb3O4, ठीक है। Pb3O4 और कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिक्सचर है PbO लेड ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि Pb3O4 में लेड 2+ का, जैसे PbO में लेड 2+ के फॉर्म में है और PbO2 में Pb+2 के +4 के फॉर्म में है, ठीक है। 2 नहीं है यहाँ पे, जो लेड है वो +4 के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो दोनों लेड आयन है वो किस रेशियो में हैं, तो ये दोनों के दोनों 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में होते हैं, ठीक है। Pb3O4 में Pb2+ और Pb+4 जो है वो 2:1 के रेशियो में होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेड है, ठीक है, 2 PbO होता है और एक PbO2 होता है,
ठीक है। इसी तरह से एक और ऑक्साइड होता है Fe3O4। ये आपके पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा था कि Fe3O4 में जो Fe2+ आयन है और Fe3+ आयन है, इनका रेशियो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड FeO ऑक्साइड, यहाँ पे 2 FeO होते हैं और एक Fe2O होता है, ठीक है। तो यहाँ FeO2 होता है, FeO2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे, ठीक है, कि इनका क्या रेशियो इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका रेशियो होता है वो 1:2 के रेशियो में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्साइड होगा वो FeO2 नहीं, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये Fe2O3 होता है, Fe2O3। अब यहाँ पे पूछा था कि Fe2+ और Fe3+ का क्या रेशियो है FeO4 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये Fe है एंड Fe2O3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Fe+ के फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो Fe है वो Fe+3 के फॉर्म में है। सिंस यहाँ पे 2 एटम ऑफ Fe है, तो यहाँ पे कितने Fe3+ हैं, 2 Fe3+ हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। तो इसमें जो इनका रेशियो है वो हो जाएगा 1:2 रेशियो, और इसका जस्ट अपोजिट होता है Pb3O4 में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ टिन जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है, वो भी स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे गैसेस लिखा है, सिर्फ वाटर की स्टीम से रिएक्ट करता है और SnO2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स काइंड ऑफ MH4, ठीक है। कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनता है यहाँ पे। हाइड्राइड्स जो होते हैं वोलेटाइल नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोकार्बन, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है वो सिलेन्स बनाते हैं, 2 टाइप के। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन का नंबर 1 से लेकर के 8 तक हो सकता है। जर्मीनियम जर्मेन्स बनाते हैं। टिन जो होता है स्टेन बनाते हैं। लेड जो होता है वो प्लम्बेन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिलिकॉन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और ये जो SiH4 है प्योर सिलिकॉन, या इससे प्योर सिलिकॉन ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे मोनोसिलेन बोलते हैं, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर कार्बन के हाइड्राइड से लेके लेड के हाइड्राइड तक रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है जैसे हम कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे PbH4 है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा, और सबसे कम किसका होगा, मीथेन का होगा, ओके। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी। अगर हम इसकी बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा मीथेन की होती है, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। फिर सिलिकॉन के हाइड्राइड की होती है, फिर जर्मीनियम, फिर SnH4, फिर PbH4। इनमें जो बॉन्ड होता है मेटल हाइड्राइड बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैलाइड्स। अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो ये 2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, MX2 टाइप एंड MX4 टाइप्स का, ठीक है। MX4 यानी कि टेट्रा हैलाइड्स। जर्मीनियम, टीन और लेड जो होते हैं जो कि डाई हैलाइड्स बनाते हैं। JeX2 मोर स्टेबल देन JeX4, ठीक है। 2 के फॉर्म डाई हैलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं टेट्रा हैलाइड्स से, और यहाँ पे PbX2 मोर स्टेबल देन PbX4, ओके। तो नेक्स्ट है, और ये इनका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। अब ये जो JeX4 या PbX4 हैं ये किस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, इनका नेचर कैसा होगा, ये कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड बनाएंगे, ओके। इसलिए ये जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट कार्बन ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डायरेक्टली कंबाइन विद हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स। कार्बन डायरेक्टली कंबाइन नहीं करता है। अब MX4 के बारे में देखते हैं, कोवेलेंट इन नेचर। काइंड ऑफ MX4 जो होता है यानी टेट्रा हैलाइड्स जो होते हैं इन एलिमेंट्स के, उनका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। और ये जो MX2 टाइप के होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4, ठीक है। ये दोनों भी आयनिक नेचर के ही होते हैं।
ये याद रखेंगे। CH4 डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कॉम्प्लेक्स सिर्फ वही एलिमेंट्स बना सकते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत ही ईजिली कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अदर एलिमेंट्स में SiF4 है, ठीक है, वो फ्लोराइड आयन से रिएक्ट करके SiF6 2- टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। SnCl4 2Cl- SnCl6 2- टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड्स डिक्रीजेस एज। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें टेट्राहेलाइड्स के, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थर्मल स्टेबिलिटी है, कार्बन टेट्राहेलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अदर एलिमेंट्स से, ठीक है। और जैसे जैसे हम कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं, टेट्राहेलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यानी कि लेड टेट्राहेलाइड जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। इसलिए PbBr4 या PbCl4 या PbI4 तो अननोन ही है, बट PbBr4 PbCl4 भी अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है, अगर हम सिर्फ कार्बन की बात करें, कार्बन के हैलाइड्स की बात करें, तो उसमें जो फ्लोरीन होता है, टेट्राफ्लोराइड जो होता है कार्बन का, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और टेट्राआयोडाइड जो होता है कार्बन का, वो लीस्ट स्टेबल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। टेट्राक्लोराइड ऑफ कार्बन नॉट हाइड्रोलाइज्ड ईजिली एंड एट नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वाइल टेट्राक्लोराइड ऑफ अदर एलिमेंट्स रेडियली हाइड्रोलाइज्ड। ओके, इसको याद रखेंगे। कार्बन के टेट्राक्लोराइड कार्बन के इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। अदर एलिमेंट जो हैं, अदर टेट्राक्लोराइड जो हैं अदर एलिमेंट के, वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में, ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और हाइड्रोलाइज होकर के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, वाटर के साथ ये हाइड्रोलाइज होकर के जो एलिमेंट बनाएगा वो बनाता है सिलिसिक एसिड, ठीक है, और 4HCl इसके साथ निकल जाता है। सिलिसिक एसिड को अगर हम और ज़्यादा हीट कर दें तो ये सिलिका जेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल अदर टेट्राहेलाइड्स एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 एंड ईजिली हाइड्रोलाइज, ठीक है। अदर टेट्राक्लोराइड इसीलिए जो है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में, सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यहाँ से हीट करने पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यहाँ से निकल जाता है, एक Cl निकल के यहाँ पे OH आ जाता है, ठीक है। इस तरह से 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिप्लेस हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl से, ठीक है, और यहाँ पे सिलिसिक एसिड बन जाता है। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सबसे ईजिली जो हाइड्रोलाइज होता है वो होता है PbCl4, देन SnCl4, देन GeCl4, देन SiCl4। ऐसा है इसलिए क्योंकि टेट्राक्लोराइड ऑफ लेड जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और जिस वजह से ये ईजिली क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। ओके, अब बात करें कार्बाइड्स की। कार्बाइड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन आर कॉल्ड कार्बाइड्स। कार्बन का किसी भी अदर एलिमेंट के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनता है किसी भी एलिमेंट के साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बाइड्स कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, आयनिक कार्बाइड, कोवैलेंट कार्बाइड एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अब आयनिक कार्बाइड किस तरीके के एलिमेंट बनाते हैं, फॉर्म्ड बाय एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एल्यूमिनियम। ओके, अब यहाँ पे B2C और Al4C3 के बारे में दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो होते हैं Be2C और मतलब बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होते हैं ये मीथेनाइट्स भी कहा जाता है। इन्हें मीथेनाइट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। याद रखेंगे, बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है और बेरिलियम कार्बाइड बनाता है अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब ये बेरिलियम कार्बाइड को वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिमूव हो जाता है और यहाँ से मीथेन गैस बनती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम
डायरेक्ट कंबाइन करता है कार्बन से और एल्युमिनियम कार्बाइड बनाता है। और ये एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइज होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है और यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस होती है। इसलिए कार्बाइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आर ऑल्सो नोन एज मीथेनाइट्स। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होती है जो कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको देखेंगे। एल्युमिनियम कार्बाइड काइंड ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें बॉन्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्टरनेट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है। टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड है और सेंटर में डबल बॉन्ड है। आप ये बॉन्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड फॉर्म्ड बाय मेटेलॉइड्स। रिमेंबर दैट कोवेलेंट कार्बाइड जो होते हैं वो मेटेलॉइड्स बनाते हैं। मेटेलॉइड्स जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एक फेमस कार्बाइड है वो है SiC, जिसे कार्बोरेंडम बोलते हैं। कार्बोरेंडम जो होता है हैज़ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस आफ्टर द डायमंड। इसे आर्टिफिशियल डायमंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन विच कार्बन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल होल्स। ओके, इंटरस्टिशियल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक टंगस्टन, जिरकोनियम, टाइटेनियम, ये जनरली इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बनाते हैं जिसमें कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई करता है। मॉलिब्डेनम कैन फॉर्म आइडियल इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म having different physical property but similar chemical property, these are called allotropes। अब कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एमॉर्फस फॉर्म में। क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में? क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक रेगुलर पैटर्न पे स्ट्रक्चर होता है, बट जो एमॉर्फस सॉलिड या एमॉर्फस फॉर्म होता है उसमें कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है एलिमेंट्स का। ओके, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फिलरीन्स है। एमॉर्फस फॉर्म जैसे कि कोक, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, डायमंड के बारे में देखते हैं। डायमंड इज प्योरेस्ट एंड डेंसेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ये याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके, थर्ड है इट possess वेरी हाई डेंसिटी। ओके, डेंसिटी आप देख लेंगे 3.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाई रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है 2.41 एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट 3843 केल्विन। ओके, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। ओके, एंड थर्ड, डायमंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड treated with mixture of potassium dichromate and sulfuric acid। ओके, डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से जब ट्रीट करेंगे तब जा करके डायमंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रखेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप ये बॉन्ड लेंथ याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये 154 पिकोमीटर कह लीजिए या 1.54 एंगस्ट्रॉम कह लीजिए। अब यहाँ पे जो ये कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक कार्बन जो है वो अदर 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। कार्बन एटम तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या हो जाएगा इनका स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। ठीक है, अब यहाँ पे नोट रखेंगे, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड। कार्बन के पास क्या होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायमंड में क्या होता है? ये चारों बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इसलिए इसे कहा जाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हियर, डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसा कि अकॉर्डिंग टू रूल आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, कोवेलेंट से भी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे तो ये डायमंड है, डायमंड तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? तो इसमें एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डायमंड हैज़ ए 3D नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3D नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, दस डायमंड इज़ वेरी हार्ड एंड पजेस अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, रीज़न बस यही है, यानी कि हमारा आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होता ही है, पर आयनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? जिसके पास 3D नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। तो डायमंड में ऐसा होता है, 3D नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड से भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एलोट्रॉप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो है इसमें डार्क ग्रे सब्सटेंस होता है ये विथ मेटेलिक लस्टर। सेकेंड पॉइंट, सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होता है, जो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रेफाइट में सिर्फ 3 ही यूज़ होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है मूव करने के लिए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली क्या हो जाती है? पास हो जाती है। ठीक है, अगर हम, ये होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में क्या होता है कि लेयर यानी कि शीट के फॉर्म में, यहाँ पे शीट के फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर होता है इसका, और एक शीट से दूसरी शीट के बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है वो वीक वंडरवॉल काइंड टाइप की बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये ग्रीसी नेचर के भी होते हैं। ठीक है, बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ आप याद रखेंगे 141.5 पिकोमीटर होता है। ठीक है, कार्बन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और डायमंड का क्या था? डायमंड का याद रखेंगे 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। थर्ड पॉइंट है बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स इन वंडरवॉल फोर्सेस लेस कॉम्पैक्ट देन डायमंड। ओके, हेंस दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ओके, नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने के लिए? ग्रेफाइट हैज़ 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। In this case, only 3 out of 4 valence electron of carbon participate in bonding. 4th electron remains free and responsible for electrical conductivity of graphite. Okay, आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसकी वजह से। और एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो बीच में एक लेयर से 2 लेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वंडरवॉल फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से एक लेयर दूसरे लेयर पे इजली स्लाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज़ मोर स्टेबल देन द डायमंड। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे ये पॉइंट। इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। ग्रेफाइट हैव लेस, ऐसा क्यों है? ग्रेफाइट हैव लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देन डायमंड। ओके, ड्यू टू विच इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट डेल्टा HF ऑफ ग्रेफाइट इज लेस देन दैट ऑफ द बोथ डायमंड एंड फुलरीन्स। ओके, फुलरीन और डायमंड दोनों से हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है ग्रेफाइट का कम होता है, जिसकी वजह से एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। आप याद रखेंगे डेल्टा HF इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका जितना ज़्यादा कम होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, और ग्रेफाइट का सबसे कम होता है डायमंड से भी और फुलरीन से, इसलिए थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। Diamond has more rigid and compact structure due to which it takes more energy and time to convert in graphite. Hence, diamond kinetically more stable but thermodynamically less stable than graphite. Okay, remember that. Now, next है fullerenes. Fullerenes है discovered by Curl and Smiley. Second point, fullerenes are cage-like spheroidal molecule with general formula C2N, जिसमें N की वैल्यू 30 से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड पॉइंट है
prepared by heating graphite in an electric arc in presence of inert gases. ओके, हम फुलरीन्स को ग्रेफाइट से प्रिपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क पे इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम. ओके, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जो फुलरीन्स होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, डायमंड जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ग्रेफाइट जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. इसी तरह से एरोमेटिक है फुलरीन भी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी याद रखेंगे. इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल भी होता है, कार्बन कार्बन डबल भी होता है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 143.5 पिकोमीटर होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 138.3 पिकोमीटर होता है. थर्ड पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, फुलरीन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड फॉर्म कलर्ड सोल्यूशन. ओके, कलर्ड सोल्यूशन बनाता है. C60 होता है टॉलुइन के साथ पर्पल कलर बनाता है. C17 जो होता है वो टॉलुइन के साथ ऑरेंज रेड कलर बनाता है. ओके, ये आप याद रखेंगे. C60 फुलरीन का जो फॉर्म होता है, अगर उसको हम टॉलुइन जो सॉल्वेंट उसके साथ मिक्स करें तो पर्पल कलर का कलर आता है. C70 जो होता है टॉलुइन के साथ ऑरेंज रेड कलर आता है. अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, कई सारे PGT केमिस्ट्री एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. जो फुलरीन होता है वो 2 टाइप के रिंग से बना होता है, एक होता है 6 मेंबर्ड रिंग और एक होता है 5 मेंबर्ड रिंग. अब आपको ये याद रखना है कि C60 में कितने 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, कितने 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और C70 में कितने 6 मेंबर्ड और कितने 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे. C60 में जो है 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और वहीं C70 में 25 जो होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 12 जो होते हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं. ठीक है, और C60 को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है. नेक्स्ट है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. कुछ यहाँ कार्बन के एमॉर्फस फॉर्म है उनको भी देख लेते हैं कि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. तो एनिमल चारकोल में सबसे कम होता है, 8 to 10% होता है. कोल में 60 to 90% होता है. चारकोल में 68 to 85% होता है. वुड चारकोल में 85 to 90% होता है. कभी कभी परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें पूछ लिया जाता है. कोक में 80 to 95% होता है. लैम्प ब्लैक में सबसे ज़्यादा होता है, 98 to 99% होता है. और लैम्प ब्लैक मिलता कहाँ से? ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन रिच सब्सटेंस जस्ट लाइक तार, टर्पेंटाइन ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम. ओके, और एक चीज़ याद रखेंगे, जो चारकोल का शुगर चारकोल होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल होता है. शुगर चारकोल इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल ऑब्टेन बाय केन शुगर इन एब्सेंस ऑफ एयर. नेक्स्ट है गैस कार्बन. गैस कार्बन क्या होता है? ये कार्बन स्क्रेप्ड होता है. ठीक है, सिर्फ यही एक फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन का, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है कोल. कोल के बारे में, कोल डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि कोल का ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है. एंथ्रासाइट के बाद से सेमी बिटुमिनस होता है, फिर बिटुमिनस होता है, इग्नाइट होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है. पीट में सबसे कम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है. ठीक है, ये भी PGT एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन. यहाँ पे कार्बन के कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, आप एक नज़र इसको देख सकते हैं. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन. यहाँ पे कुछ कार्बन है कंपाउंड के, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स. ठीक है, एलम इसका पार्ट नहीं है. तो देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं. इट इज़ फाउंड इन वॉल्केनिक गैसेस, चिमनी एंड एग्जॉस्ट गैसेस. सेकेंड पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज लुइस बेस. याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो नेचर होता है वो तो न्यूट्रल होता है, बट अगर ये लुइस बेस की तरह एक्ट करता है. ठीक है, इसे पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट प्रिपरेशन सिंपली कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है. हीट करेंगे तो लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ एयर, अदरवाइज ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाती है. और ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. फॉर्मिक एसिड को जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो ये वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है.
ठीक है। कार्बन वाटर स्टीम के साथ वाटर गैस या सिन गैस बनाती है। और एयर के प्रेजेंस में एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो एयर के प्रेजेंस में ये प्रोड्यूसर गैस बनाती है, ठीक है, CO एंड N2 गैस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मेथेनॉल भी बनाती है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हाईली कम्बस्टिबल गैस होती है, गुड रिडक्टेंट ये भी याद रखेंगे। सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें, जिंक मेटल में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। नेक्स्ट है ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। इनहेल करने पे क्या हो जाता है कि जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है, ये जनरली ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बट जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं जो कि पॉइजनस नेचर की होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये फटाक से जाके हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है क्योंकि ये 300 टाइम्स मोर स्टेबल होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। अब आपको पता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही कंपाउंड बनता है, तो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बन के ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, तो सफोकेशन होता है विच लीड टू डेथ। इस चीज़ को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, विक्टिम जो भी जिसने भी इसे इनहेल किया है शुड बी गिवन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन विथ कार्बोजन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कार्बोजन दे सकते हैं। कार्बोजन याद रखिएगा, कार्बोजन में 2 गैसेज होती हैं, 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और रिएक्शन याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉस्जीन गैस बनाती है, ठीक है। ये भी हाईली पॉइजनस गैस होती है, सफोकेटिंग गैस होती है। यूजेस की बात करें, एज वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस की तरह यूज़ होता है। सेकेंड है रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल बाई मंड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो एटमॉस्फेयर में 0 पूछा जाता है, 0.03% ये होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नॉन पॉइजनस गैस होती है एंड इंक्रीज अमाउंट इंक्रीजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक इंक्रीजेज विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पॉइजनस गैस होती है, बट अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें तो सिंपली मीथेन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होगा तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को एक साथ ट्रीट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सारे हीट करने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है फर्मेंटेशन से करेंगे ग्लूकोज का, तो यहाँ पे एल्कोहल एथिल एल्कोहल और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन H2O इट गिव्स वीकली एसिडिक सोल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, दैट इज डाई बेसिक मिनरल एसिड बनाता है। लाइक दिस, जब कार्बोनिक एसिड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो पहले HCO3- और HCO+ बनता है, ठीक है। फिर ये HCO3 H2O के साथ CO3 2- बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक्वस सोल्यूशन जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड कैसे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करने पे बना है, तो पूछा जाता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ CO2 H2CO3 HCO3- एंड CO3 ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3 और यू कैन से दैट कार्बोनिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है रिडक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रेड हॉट कोक पे किस में रिडक्शन होता है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड में। नेक्स्ट है विथ लाइम वाटर,
विथ लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर सोल्यूशन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है और सोल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की सोल्यूशन हो जाता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम फर्दर हीट करें और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो फिर से कैल्शियम बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसलिए क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। पर इस बाई कार्बोनेट सोल्यूशन को फिर से बॉयल कर दें तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की सोल्यूशन बना देता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। नेक्स्ट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड है अमोनिया। ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अमोनिया के साथ मिल करके अमोनियम कार्बोनेट बनाती है जो कि फर्दर डिकम्पोज होकर के यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, यूरिया बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस। गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सेकेंड है, आप एक नज़र इसको देख सकते हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट नेम्ड एज ड्रिंक कोल्ड। थर्ड है बीइंग हेवियर देन एयर एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। थर्ड लास्ट है एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एज कार्बोजन, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इनका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, दोनों के दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे भी है। कार्बन डाइऑक्साइड विथ बेसिक मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर सो रिएक्ट विथ एल्कलीज एंड प्रोड्यूसेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ओके। ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम सिलिका भी कहते हैं, ठीक है, सिलिका भी कहते हैं, फॉर्म्स 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट। सिलिका फॉर्म्स 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। सिलिका के दो फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है और एमॉर्फस फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबाइट एंड ट्रायोडाइमाइट, ठीक है। क्वार्ट्ज जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका। एमॉर्फस का फॉर्म जो होता है वो किंग्स लिंग्यूर होता है, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। प्रिपरेशन की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिंपली जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं वाटर के साथ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिलिका में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले ये सिलिसिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सिलिसिक एसिड को जब फर्दर हीट किया जाता है तो सिलिका जेल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ये SiF के साथ सिर्फ रिएक्ट करता है और SiO2 बनाता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है। ये जो सिलिका होती है इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनर्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ये SiO बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है ये सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पे SiF4 बनाती है। फिर ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इस SiF4 के साथ रिएक्ट करता है और फ्लोरोसिलिसिक एसिड बनाता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हीट। जब सिलिका को हीट किया जाता है हाइड्रोजन फ्लेम पे तो ये मेल्ट हो जाता है इन कलरलेस ग्लास जिसे हम क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। और इस क्वार्ट्ज ग्लास को जब पानी में डाला जाता है तो भी ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तो भी ये ब्रेक नहीं होता है, रिमेन सेम रहता है। इसलिए इस क्वार्ट्ज ग्लास का यूज़ भी किया जाता है, यूज्ड फॉर केमिकल एपरेटस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है एल्कली के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिलिका जो है एल्कली के साथ रिएक्ट करती है और सोडियम सिलिकेट बनाती है, ठीक है। अगर यही सिलिका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे सोडियम या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो ये सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट्स बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विथ कार्बन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन के साथ जो सिलिका है वो SiC बनाती है, सिलिकॉन कार्बाइड बनाती है जिसे हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं और इसके साथ ही साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि द SiO बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस इज वाई सिलिका इज रिलेटिवली इनर्ट एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सिलिका जो होता है SiO2 जनरली सैंड ही होता है। आप देखते हैं सैंड कौन बहुत रिएक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत ज़्यादा हाई क्यों होता है, सिर्फ इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हैं 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो सिलिका ही पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
वाई सिलिका इज़ नॉट बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन लाइक COC बॉन्ड। सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, बट सिलिका जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाती। क्यों? ऐसा इसलिए है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। सिलिका क्या है? सॉलिड है नॉर्मल टेम्परेचर पे। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का भी ऑर्बिटल क्या होता है? 2p होता है। ऑक्सीजन का भी ऑर्बिटल क्या होता है? 2p होता है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, सिलिकॉन के केस में, सिलिका में जो ऑर्बिटल हो जाता है वो 3p हो जाता है और ऑक्सीजन का 2p ही रहता है। तो डिफरेंस इन एनर्जी एंड साइज सो लेस इफेक्टिव इन बॉन्डिंग, इसीलिए जो है SI डबल बॉन्ड O टाइप बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, इसलिए प्रॉपर यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो SiO2 ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, SiO2 सिंपल यूनिट है, बट 3D नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड जब एक्सरे में देखा गया तो उसका सिलिका का स्ट्रक्चर ये मिला कि एक सिलिका जो है अदर 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ 3 डायमेंशनल SiO2। नेक्स्ट है सिलिकॉन्स की बात करें तो दीज आर सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर विथ R2SiO रिपीटिंग यूनिट एंड OSiO लिंकेज। ठीक है, सिलिकॉन में जो याद करने का पॉइंट है वो आपका ये है कि ये सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर होता है। दूसरी चीज़, इनका जो रिपीटिंग यूनिट होता है डाई एल्कली सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, और जो लिंकेज होता है वो OSiO लिंकेज होता है। अब ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है, आर एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन में भी लीनियर, क्रॉस लिंक्ड और साइक्लिक। अब इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सिंपल, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड लेते हैं और सिलिकॉन के साथ ट्रीट कर देते हैं कॉपर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्या होता है, एल्किल डाइक्लोरोसिलेन मिल जाता है। ठीक है, डाइक्लोरोसिलेन भी मिलता है, मेथिल ट्राइक्लोरोसिलेन भी मिलता है और डाईमेथिल क्लोरोसिलेन भी मिलता है। ठीक है, सबके अपने अपने यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़ होता है प्रिपरेशन के लिए वो ये यूज़ होता है डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन। ठीक है, डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन का यूज़ करते हैं। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये 2 हाइड्रोजन जो है HCl के साथ निकल जाता है और यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है, OH यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, डाईमेथिल सिलेन डाई ऑल बन जाता है। तो याद रखेंगे प्रिपरेशन किससे करते हैं, डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन से। अब यहाँ पे जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है, पॉलीमराइजेशन होता है और इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। और तो ये जो यही यूनिट बार बार रिपीट होती है। ठीक है, SiR2 की जगह आप CH3 भी लिख सकते हैं और ये ऑक्सीजन। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिलिकॉन। अब जब हमें पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करना होता है तो हम ये 3 है। ठीक है, ये ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन को लेते हैं। ठीक है, जब ट्राईक्लोरोमेथिलसिलेन यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेथिल की जगह फिर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि एक OH है और 3 यहाँ पे CH है। तो जब ये तीनों जगह यहाँ से ब्लॉक होगा तो आसानी से रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। जब N मॉलिक्यूल आप सिलेन लेंगे तो यहाँ पे ये रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा और लास्ट में क्या होगा, स्टॉप होगा। इधर कोई जगह नहीं होगी बॉन्डिंग के लिए, तो चेन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। यानी कि पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राईमेथिल क्लोरोसिलेन यूज़ करेंगे। और इसको बनाने के लिए सिलिकॉन को बनाने के लिए हम क्या लेंगे, डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। और ये जो तीसरा है मेथिल सिलिकॉन जो है, सिलेन जो है, इसका भी यूज़ करते हैं हम क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाने के लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस से क्रॉस लिंक्ड भी बन जाता है। ये क्रॉस लिंक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और ये साइक्लिक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। सॉल्ट चेन जो होती है सिलिकॉन की, उसे लोअर सिलिकॉन भी कहा जाता है और ये ऑयली लिक्विड होता है। मीडियम चेन सिलिकॉन जो होते हैं वो विस्कस ऑयल होते हैं, जेलीज एंड ग्रीसेस होते हैं। लॉन्ग चेन सिलिकॉन को हायर सिलिकॉन्स भी कहा जाता है और ये रबरी इलास्टोमर एंड रेजिन्स की तरह होते हैं। ठीक है,
अदर यूजेस और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑल सिलिकॉन्स हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ओके। सेकेंड है दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबल एट 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस तक भी ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दे आर वाटर रेपेलेंट एज सराउंडेड बाई नॉन पोलर एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप होने की वजह से, ये R2 ग्रुप होने की वजह से ये वाटर रेपेलेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन्स आर केमिकली इनर्ट एंड they are non-toxic and biocompatible, so used in surgical and cosmetic plants, ओके। सर्जरी में भी और कॉस्मेटिक्स में भी सिलिकॉन्स का यूज़ किया जाता है, टॉयज़ में भी सिलिकॉन्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिलिकेट्स की। सिलिकेट्स की बात करें तो सिलिकेट्स आर मिनरल ऑफ सिलिकॉन, ओके, सिलिकेट्स आर मिनरल ऑफ सिलिकॉन। And second important चीज़, basic structural unit in all silicate is silicate ion, SiO4 4- आयन जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। अब आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इसमें जो सिलिकॉन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं सिलिकॉन से। अब यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं सिलिकेट्स के, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला टाइप होता है ऑर्थोसिलिकेट्स। ये क्या कौन से सिलिकेट्स होते हैं, दीज सिलिकेट्स कंटेन सिंगल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। सिंगल यूनिट जब होगा तो उसको हम ऑर्थोसिलिकेट कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, दे कंटेन 2 यूनिट ऑफ SiO4 4- in which one oxygen atom is shared. The general formula is Si2O7 6-, ठीक है। यहाँ पे इसके भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन जो होता है 2 टेट्राहेड्रल यूनिट यानी कि 2 SiO4- के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, अटैच्ड होता है। एक ऑक्सीजन 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स के बीच में शेयर्ड होता है, उसे हम पायरोसिलिकेट कहते हैं, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला याद रखेंगे, Si2O7 6-। नेक्स्ट है साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। साइक्लिक और रिंग सिलिकेट में क्या है, इन दिस सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड टू फॉर्म रिंग विथ जनरल फार्मूला। ये इनका जनरल फार्मूला होता है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसे ऐसे लिखें, ठीक है, दोनों करेक्ट है, दोनों याद रखेंगे। ये जनरल फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप का सिलिकेट है, तो आप जनरल फार्मूला और अगर पॉसिबल हो तो आप ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ठीक है। साइक्लिक सिलिकेट में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एक टेट्राहेड्रल का 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं एक टेट्राहेड्रल का 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक टेट्राहेड्रल का ये 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट में क्या है, इन दिस सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन टू फॉर्म लीनियर और चेन सिलिकेट विथ जनरल फॉर्मूला। ये भी जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे, ये सेम है चेन सिलिकेट की तरह ही, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होता है, चेन सिलिकेट में भी 2 ऑक्सीजन, एक टेट्राहेड्रल के 2 ऑक्सीजन इसमें भी शेयर्ड होते हैं पर टेट्राहेड्रॉन, एक टेट्राहेड्रॉन का 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, चेन सिलिकेट में भी साइक्लिक सिलिकेट में भी। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है और आप ये एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ये क्या है, साइक्लिक सिलिकेट है और ये क्या है सिंगल चेन है, सिंगल चेन के फॉर्म में ये सिलिकेट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल का 2 ऑक्सीजन, एक टेट्राहेड्रल का 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, बट ये किस फॉर्म में है, सिंगल चेन फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में था, साइक्लिक फॉर्म में था। अब ये होता है डबल चेन, लीनियर तो है पर ये डबल चेन के भी फॉर्म में होता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, इसे एम्फीबोल्स भी कहते हैं और इसका भी फॉर्मूला जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। और एस्बेस्टस इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट में क्या होता है, इन दिस सिलिकेट 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन टू फॉर्म शीट सिलिकेट विथ जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला आप ये याद रखेंगे, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। वीक बॉन्डिंग सो दीज सिलिकेट्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी क्लीव्ड ईजली, ओके। शीट सिलिकेट बहुत ही वीक टाइप का सॉफ्ट सिलिकेट होता है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है 3D
सिलिकेट्स, 3D सिलिकेट्स जो होते हैं, 3 डायमेंशन सिलिकेट्स जो होते हैं, इन दीज सिलिकेट्स ऑल 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड विथ अदर टेट्राहेड्रल यूनिट टू फॉर्म 3D सिलिकेट। ये उसके एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं ये जो चारों ऑक्सीजन हैं, ये अंदर का भी जो ऑक्सीजन है, ये चारों ऑक्सीजन क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट इसका बना हुआ है। नेक्स्ट है जियोलाइट। जियोलाइट को परम्यूटेट भी कहा जाता है, और ये होता क्या है, ये होता है माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। जब ये 3D सिलिकेट में कोई एक सिलिकॉन की जगह जब कोई एक एल्यूमिनियम आ जाता है तो इसे एल्यूमिनोसिलिकेट कहते हैं। ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है, और ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, JSM5 ही एक ये काइंड होता है जियोलाइट का। इसके बारे में इसका यूज़ देख लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। ये सारे यूज़ सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं। पहला यूज है JSM5 कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, ये आप याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट है दे एक्ट एज आयन एक्सचेंजर्स। हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड इन आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्ट एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीव्स to trap molecules such as small molecules like water, ammonia, carbon dioxide, alcohol, etc. Used as catalyst in petrochemical industry for cracking of hydrocarbon and isomerization due to their porous structure. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यूजेस थे जियोलाइट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा हुआ है जिसको आप खुद से करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था आज का कार्बन फैमिली से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, आप भी उसे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो नेक्स्ट फैमिली ग्रुप 15 फैमिली यानी कि नाइट्रोजन फैमिली से होगा। ठीक है, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।